दोस्तों, ब्लॉसम्स ऑफ पावर के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है राजकुमारी शेन शहेद से, जिन्हें एक गुमनाम खत के जरिए कठपुतली थिएटर में बुलाया जाता है। वहां जो नाटक चल रहा होता है, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक रईस आदमी अपनी मिस्ट्रेस के प्यार में अंधा होकर अपनी ही पत्नी को जहर दे देता है। नाटक देखते ही झाओनिंग का दिमाग घूम जाता है। फिर उसे याद आता है कि प्रिंस यू जब शाही भोज में शामिल हुए थे तब झाओनिंग को हवा में घुली एक खास खुशबू को भांप लेती है। ये ज़ेड परफ्यूम की खुशबू थी। झाओनिंग प्रिंस यू के पास जाती है और सीधे प्रिंस यू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये नाटक किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है प्रिंस यू। वह खुलासा करती है कि प्रिंस यू की रखेल बयान शियानी जो डांसर है वह भी यही इत्र लगाती है। प्रिंस यू का प्लान था कि वो झाओनिंग से शादी करके उत्तर पश्चिम की विशाल सेना पर कब्जा कर ले और बाद में झाओनिंग को रास्ते से हटाकर अपनी रखेल को अपनी रानी बना ले। झाओनिंग उसे साफ लफ्जों में धमकी देती है कि अगर दोबारा उसने उनके आसपास कदम भी रखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रिंस यू का पत्ता हमेशा के लिए कट जाता है। झाओनिंग को यह कठपुतली वाला शो दिखाने के लिए आमंत्रित किसी और ने नहीं, क्राउन प्रिंस नहीं किया था ताकि प्रिंस यू का पत्ता हमेशा के लिए कट जाए। दूसरी तरफ बीमार दिखने वाले क्राउन प्रिंस हुआयूं महल के अंधेरे कमरों में अपनी चाल चल रहे हैं। वे अपने वफादार साथियों को रूज लेजर अधिकारियों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पर मिली एक खास सुगंध जाती ब्लॉसम इंसेंस का पीछा करने को कहते हैं। ये खोज उन्हें फहुआ मंदिर ले जाती है, जहां प्रिंस कान की पत्नी कॉन्सर्ट लुओ छिपी हुई थी। लेकिन क्राउन प्रिंस से पहले वहां राजकुमारी झाओनिंग अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंच जाती है। झाओनिंग कॉन्सर्ट लुओ को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं और उसके सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करती हैं। लुओ ने असल में खूबसूरत लड़कियों का एक पूरा गिरोह तैयार किया था, जिन्हें जाल बनाकर बड़े बड़े मंत्रियों और अफसरों के घरों में भेजा गया था ताकि वे प्रिंस कान के लिए जासूसी कर सके। अपनी जान भीख में मांगने के लिए कॉन्सर्ट लुओ सारे सबूत झाओनिंग को सौंप देती है। जब ये सबूत राजा एम्परर के सामने पहुंचते हैं तो दरबार में भूचाल आ जाता है। राजा गुस्से में तुरंत हुक्म सुनाते हैं, प्रिंस कान को अरेस्ट किया जाए और जितने भी कर्ट लोगों का लिस्ट में नाम है वह भागने में ना पाए। नेक्स्ट सीन, जब प्रिंस कान को अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्राउन प्रिंस उससे मिलने पहुंचते हैं। क्राउन प्रिंस जानना चाहते हैं कि बचपन में उन्हें जहर किसने दिया था। प्रिंस कान जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो जहर मैंने दिया था? नहीं, अपनी याददाश्त पर जोर डालो। बचपन में तुम्हें वो खमीर वाली चेरी किसने अपने हाथों से खिलाई थी? ये सुनते ही क्राउन प्रिंस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बचपन में वो चेरी किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके सगे पिता यानी खुद राजा ने उन्हें खिलाई थी। यानी क्राउन प्रिंस को मारने की साजिश किसी और की नहीं बल्कि खुद उनके पिता की थी। इस सदमे और शरीर में फैले पुराने जहर की वजह से क्राउन प्रिंस की हालत अचानक इतनी बिगड़ जाती है कि उनकी नब्ज और सांसें पूरी तरह थम जाती हैं। वे लगभग मर चुके होते हैं। तभी कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आता है। एक औषधालय में एक नकाबपोश लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि खुद झाओनिंग है, क्राउन प्रिंस की जान बचाने के लिए सबसे कीमती और जादुई दवा इमोर्टल वाइन बिना किसी हिचकिचाहट के दे देती है। इस दवा के चमत्कार से क्राउन प्रिंस की सांसें वापस आ जाती हैं। अगर आपको याद हो तो इमोर्टल वाइन किसी और की नहीं, क्राउन प्रिंस की ही थी। क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहते हैं, झाओनिंग मेरी परवाह करती है। नेक्स्ट सीन, राजा रॉयल हंटिंग ग्राउंड्स में एक भव्य प्रतियोगिता रखते हैं, जहां सभी राजकुमारों को राजकुमारी झाओनिंग को रिझाने का मौका दिया जाता है। झाओनिंग इस मुकाबले के लिए फूल की थीम चुनती हैं, जिसमें फूल की तुलना झाओनिंग से करनी थी। प्रिंस निंग सामने आते हैं और सफेद चमेली का हवाला देते हुए कहते हैं कि वे झाओनिंग के लिए सोने का महल बनाएंगे ताकि उन्हें अपने मायके की याद न आए। झाओनिंग और क्राउन प्रिंस को उनकी इस जरूरत से ज्यादा शराफत पर शक होता है। प्रिंस ली अनार के लाल फूल की तुलना झाओनिंग के उग्र और साहसी स्वभाव से करते हैं और उनके सम्मान में जंग जीतने की कसम खाते हैं। क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हैं।
वे खुद की तुलना एक ओ से भीगे कमजोर फूल से करते हैं। वे कहते हैं, मैं कमजोर जरूर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ मुड़ेगा और मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनूंगा। उनकी बातें सीधे झाओनिंग के दिल को छू जाती हैं। जब राजा झाओनिंग से उनका फैसला मानते हैं, तो झाओनिंग बहुत ही समझदारी से कहती हैं कि शादी कोई समझौता नहीं है। वे थोड़ा वक्त और लेंगी क्योंकि वे सिर्फ उसी इंसान का हाथ थामेंगी जिससे वे बेहद प्यार करती हो और वे उसके साथ जवानी और बुढ़ापे तक रहना चाहती हैं। नेक्स्ट सीन वहाँ शूनन के मार्क्विस का इकलौता बेटा और वारिस बू शुलिन आता है। वह झाओनिंग की मदद करने की कोशिश करता है। शायद ये झाओनिंग बॉडीगार्ड के रूप में अपॉइंट हुआ है, जिसके बदले में झाओनिंग उसे एक ऐसी चेतावनी देती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। झाओनिंग कहती है, मार्क्विस के इकलौते वारिस बू शुलिन असल में एक लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की है। बू शुलिन इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन झाओनिंग उसकी चोरी पकड़ लेती है। वे बताती है कि बू शुलिन ने जो इत्र लगाया है, वह स्प्रिंग स्नो है। ये बेहद हल्की और मीठी खुशबू वाला इत्र सिर्फ और सिर्फ शाही महिलाओं के लिए बनाया जाता है, कोई भी पुरुष इसे नहीं लगाता। बू शुलिन ने इसकी बहुत कम मात्रा इस्तेमाल की थी ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन झाओनिंग की पारखी नजरों और नाक से वह बच नहीं सकी। झाओनिंग बू शुलिन को भरोसा दिलाती है कि उनके परिवार आपस में दुश्मन नहीं है, इसलिए उसका राज सुरक्षित है। लेकिन तभी खेल में एक खतरनाक मोड़ आता है। झाओनिंग जैसे ही बू शुलिन को चाय का प्याला देती है, झाओनिंग ठंडे दिमाग से कहती है, इस चाय में जहर है। बू शुलिन इसे एक मजाक समझती है, फिर उसे एटीट्यूड देती है जिसे बू शुलिन पी लेती है, लेकिन तभी झाओनिंग पासा पलट देती है। असल में जहर चाय में नहीं, बल्कि चाय के प्याले के किनारों पर लगा था। ये सीन सच में बहुत फनी था। बू शुलिन तुरंत झाओनिंग से एंटीडोट मांगती है। बू शुलिन को समझ आता है कि झाओनिंग ने उसके ही जाल में उसे फंसा दिया है। झाओनिंग मुस्कुराकर कहती है, ठीक इसी वक्त तुम्हारे हाथ पैर भी ढीले पड़ रहे होंगे। यह एक जाल के अंदर जाल था। बू शुलिन समझ जाती है कि झाओनिंग उससे कहीं ज्यादा शातिर और खतरनाक है। वह माफी मांगते हुए कहती है कि उसका इरादा झाओनिंग को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वह राजधानी में अकेली थी और झाओनिंग को अपनी तरफ मिलाकर एक मजबूत एलाई बनाना चाहती थी। बू शुलिन की ईमानदारी देखकर झाओनिंग उसे एंटीडोट दे देती है। बू शुलिन कहती है कि वह झाओनिंग को अपनी बहन की तरह मानेगी, लेकिन झाओनिंग साफ कर देती है, मैं भावनाओं पर नहीं, सिर्फ फायदों पर काम करती हूँ। भविष्य में अगर हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ी, तो सौदा बराबरी का होगा। बू शुलिन झाओनिंग की इस बेबाकी ईमानदारी की कायल हो जाती है। झाओनिंग उसका इतना बड़ा राज छुपा रही है, इसका मतलब बू शुलिन पर अब झाओनिंग का एक बहुत बड़ा एहसान है, जिसे वह भविष्य में चुकाने का वादा करती है। एपिसोड के बिल्कुल आखिरी दृश्यों में झाओनिंग की नजर दो रहस्यमयी आदमियों पर पड़ती है। उनमें से एक आदमी कोई और नहीं बल्कि हुआ फुहाई है, और उसके साथ खड़ा हैंडसम शख्स जुडिशियल रिव्यू का वाइस मिनिस्टर कुई जिनबाई है। ये दोनों किसी तीसरे और बेहद ताकतवर इंसान के इशारों पर काम कर रहे हैं। झाओनिंग दूर से उन्हें देखते हुए अपनी साथी से कहती है, यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और मन ही मन सोचती है, शायद यही वो शख्स है जो तगारा इंसेंस है। पर वह उसे नहीं मिलता, वहां से चला जाता है और झाओनिंग उसे नहीं पहचान पाती, पर वह कोई और नहीं क्राउन प्रिंस ही था। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या झाओनिंग तगारा इंसेंस के चेहरे से नकाब हटा पाएगी? और बू शुलिन का ये नया राज कहानी को किस ओर ले जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्लॉसम्स ऑफ पावर एपिसोड 5। यह एपिसोड शेन ज़िहे की तीखी बुद्धि, क्राउन प्रिंस की चालों और शाही महल की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। क्राउन प्रिंस ने शेन ज़िहे को एक बेहद कीमती स्याही तोहफे में भेजी है, जो साल में सिर्फ एक ही बनती है। ज़िहे इस बात को भांप लेती है कि क्राउन प्रिंस ने इसे सम्राट से खास तौर पर मानकर उसे दिया है ताकि वो उसका दिल जीत सके। लेकिन ज़िहे बिना किसी झिझक के वो स्याही अपनी दासी जेन जू को देकर कहती है,
इसे सेकंड प्रिंस को दे आओ। जीहे किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, खासकर क्राउन प्रिंस का। उसे पता है कि सेकंड प्रिंस को पेंटिंग का शौक है और सम्राट पहले ये स्याही सिर्फ उसी को देते थे। वो क्राउन प्रिंस के तोहफे को सेकंड प्रिंस को भेजकर दोनों भाइयों के बीच एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है। वो अपनी दासी से कहती है, जब यह चीज सेकंड प्रिंस को पसंद है तो मैं इसके लिए कंपटीशन क्यों करूं? मून फेस्टिवल का मौका है। जीहे अपनी दासियों जेनशु और मोयू के साथ बाहर आए हैं। वो एक रेस्टोरेंट की बालकनी से शहर को देख रही हैं। दासी कहती है कि क्राउन प्रिंस ने सरेआम प्रपोज किया। प्रिंस लाई की आंखों में सच्चाई है और प्रिंस निंग एक शरीफ इंसान लगते हैं। आखिर असली कौन है? जीहे का जवाब होता है, हर किसी ने मुखौटा पहन रखा है। इतनी आसानी से किसी का असली चेहरा कैसे दिखेगा? जीहे बालकनी से नीचे भीड़ में 3 लोगों को नोटिस करती है। हुआ फुहाई, सबसे अमीर परिवार का बड़ा बेटा। स्वे जिनबाई, जुडिशियल रिव्यू का वाइस मिनिस्टर, जो बहुत गंभीर है। चाओ जेंगहाओ, एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, जिसके चलने के ढंग से ही जीहे उसकी ताकत भांप लेती है। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने रूस के इसके भगोड़े अफसरों को पकड़ा और जहरीली दवाओं के व्यापारिक रास्तों ट्रेड रूट्स पर अपने जासूस तैनात कर दिए हैं। जीहे का शक, ये दोनों ताकतवर लोग एम्ब्रॉयडर्ड एनवॉय को रिपोर्ट कर रहे हैं। जीहे को शक होता है कि यही रहस्यमयी टगरा इंसेंस हो सकता है। नेक्स्ट सीन, जीहे की सौतेली बहन शन यिंगरुओ को सेकंड प्रिंस अकेले में मिलने बुलाता है। यिंगरुओ बचपन में राजकुमारी की साथी बनकर महल आई थी और सेकंड प्रिंस ने उससे वादा किया था कि वो बड़ा होने पर उससे शादी करेगा। यिंगरुओ रोते हुए कहती है कि जब उसकी मां जेल में थी तब प्रिंस ने मदद से साफ मना कर दिया था, क्योंकि प्रिंस के लिए नाम और पावर सबसे ऊपर थे। और अब उसी प्रिंस ने सरेआम यिंगरुओ की बड़ी बहन शन जीहे से शादी का प्रस्ताव रख दिया है। प्रिंस बेशर्मी से कहता है कि अगर वो जीहे से शादी कर भी ले तो भी यिंगरुओ के साथ रहने के कई रास्ते हैं। यिंगरुओ टूट जाती है और कहती है, मेरी बहन और मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी उसकी बदकिस्मती पर नहीं बनाऊंगी। फिर जीहे अपनी बहन यिंगरुओ के कमरे में आती है। कमरे में वही ओल्ड माउंटेन सैंडलवुड की खुशबू आ रही है जो उस स्याही की थी। जीहे समझ जाती है कि यिंगरुओ और सेकंड प्रिंस का अफेयर चल रहा था। जीहे अपनी बहन को डांटती भी है और संभालती भी है। वो कहती है, मैं सेकंड प्रिंस से शादी नहीं करूंगी और तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। मीठी बातें और झूठे वादे करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए वो इन्हें इतनी आसानी से कह देता है। उसने मुझसे शादी मांगकर तुम्हें धोखा दिया है। वो यिंगरुओ से कहती है कि अपनी मां की दुश्मनी का बदला वो यिंगरुओ से नहीं लेगी। वो उसे खुद को कमतर न आंकने और जिंदगी में आगे देखने की सलाह देती है। यिंगरुओ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिंस की दी हुई यादें जलाने को तैयार हो जाती है। जीहे कहती है, मैं वैसे भी शादी नहीं करने वाली थी और ना ही तुम्हारी शादी सेकंड प्रिंस से होने दूंगी, क्योंकि सेकंड प्रिंस सिर्फ खोखले वादे करता है, उन्हें निभाता नहीं है। आगे क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बू शूलिन को खबर मिलती है कि रूज केस खत्म होने की खुशी में हिबिस्कस गार्डन में फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट रखा गया है, जो असल में एक मैचमेकिंग इवेंट है। राजकुमारी एनलिंग बू शूलिन से शादी करना चाहती है। बू शूलिन इस मुसीबत से बचने के लिए जीहे से मदद मांगती है। जीहे उसे बताती है कि इस झंझट से बचने का एक ही तरीका है, स्वे जिनबाई। वो कोर्ट का सबसे ईमानदार और कड़क अफसर है जो लड़कियों और फ्लर्टिंग से कोसों दूर रहता है। जीहे कहती है कि बू शूलिन 24 घंटे स्वे जिनबाई के साथ चिपक रहे ताकि कोई भी राजकुमारी उसके पास आने की हिम्मत न करे। आगे के सीन में बू शूलिन और स्वे जिनबाई को एक साथ देखकर बहुत हंसी आती है। नेक्स्ट सीन, बैंक्वेट में कुछ अमीर खानदान की लड़कियां, चैन परिवार और वैंग परिवार की बेटियां शन जीहे को नीचा दिखाने के लिए उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट के लोगों का मजाक उड़ाती हैं। वो कहती है कि वहां के लोग जंगली बार्बेरियंस हैं और बिल्लियां चूहे खाते हैं। जीहे भड़क जाती है।
वो कहती है कि नॉर्थ वेस्ट के लोगों ने दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए सांप का खून तक पिया है। अगर वो जंगली न होते, तो आज तुम लोग महलों में बैठकर बिल्लियों से न खेल रहे होते, बल्कि दुश्मनों के तंबू में कैदी होते। बू शूलिन जीहे को बोलता है, मैं इतनी देर से तुम ही ढूंढ रही थी, मुझे कोई तरीका बताओ राजकुमारी एनलिंग से दूर होने का। जीहे कहती है, मैं सिर्फ आज के लिए तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर यह टेम्पररी सॉल्यूशन है, शायद आगे चलकर महाराज तुम्हारी शादी राजकुमारी एनलिंग से करवा दे और तुम्हारा राज सबके सामने आ जाए। पर चिंता मत करो, मेरे पास एक परमानेंट सॉल्यूशन भी है, और वह उसे कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन में बू शूलिन के स्वे जिनबाई पास जाती है। स्वे जिनबाई और बू शूलिन का ट्रैक इस सीरीज का सबसे तगड़ा कॉमेडी और रोमांटिक या कहीं जबरदस्ती वाला रोमांटिक ट्रैक है। एक तरफ है कोर्ट के सबसे कड़क, सीरियस और पत्थर दिल वाइस मिनिस्टर सर स्वे जिनबाई, जिन्हें लड़कियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ है बिंदास, आक्रामक और हर बात को मजाक में उड़ाने वाली बू शूलिन। जब इन दोनों का पाला पड़ता है, तो माहौल ऐसा हो जाता है जैसे किसी खूंखार शेर के सामने कोई शिकारी सीटी बजाते हुए आ गया हो। जब इन दोनों की पहली मुलाकातें होती हैं, तो बू शूलिन अपनी आदत के मुताबिक एकदम बिंदास होकर बात करती है और गलती से या जानबूझकर कुई जिनबाई के थोड़े करीब आ जाती है। कुई जिनबाई ऐसे पीछे हटते हैं जैसे किसी ने उन्हें 440 वोल्ट का कट मार दिया हो। बू शूलिन जिनबाई के इस छुई मुई वाले एटीट्यूड को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। जब बू शूलिन राजकुमारी एनलिंग को उनकी तरफ देखते हुए देखती है, तो वो जानबूझकर स्वे जिनबाई के और करीब आती है और कहती है, अरे मिनिस्टर साहब, मैं कोई जहर हूँ क्या जो छूने से मर जाओगे। जिनबाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो कानून के आदमी है, इसलिए सिर्फ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरते रह जाते हैं। जिनबाई के चेहरे पर साफ लिखा होता है, हे सम्राट, मुझे इस गार्डन से उठाकर जेल की कोठरी में डाल दो, पर इस लड़के से बचाओ। स्वे जिनबाई के लिए तो बू शूलिन अभी लड़का ही है ना। ये सीन बहुत फनी था। फिर नेक्स्ट सीन में यंग लेडी हु नाम की एक लड़की जीहे को तालाब में धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन जीहे फुर्ती से हट जाती है और खुद लेडी हु तालाब में गिर जाती है। जीहे वहां रखी बांस की लकड़ी उठाकर उसे और डुबाने का नाटक करती है ताकि उसे सबक सिखा सके। फिर सम्राट वहां पहुंच जाते हैं। लेडी हु पानी से निकलकर रोते हुए जीहे पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाती है। जीहे चालाकी से बात को पलट देती है। वो कहती है कि इन लड़कियों ने नॉर्थ वेस्ट को जंगली कहकर देश को बांटने और गद्दारी करने की कोशिश की है, जिसकी सजा मौत है। क्राउन प्रिंस बीच में कूदता है। वो लड़कियों का पक्ष लेते हुए कहता है कि ये लड़कियां तो नादान हैं, इन्हें राजनीति क्या पता। ये शब्द इनके माता पिता के घरों में बोले गए होंगे, जो इन्होंने दोहरा दिए। क्राउन प्रिंस के इस बयान से पासा पूरी तरह पलट जाता है। अब उन लड़कियों के बड़े बड़े अफसर पिता अटेंडेंट वैंग, वाइस मिनिस्टर हु, मार्क्वस ऑफ शैपिंग घुटनों पर आ जाते हैं और सम्राट से माफी मांगते हैं, क्योंकि बात अब उनके खानदान की वफादारी पर आ गई है। सम्राट उनके पिताओं को सजा सुनाने की तैयारी करते हैं। क्राउन प्रिंस के पासा पलटते ही सम्राट गुस्सा हो जाते हैं। वो उन बदतमीज लड़कियों के पिताओं को सजा सुनाते हैं, 1 साल की सैलरी का जुर्माना और 10 दिनों तक घर में बंद रहकर माफीनामा लिखना होगा। इसके बाद शेन जीहे क्राउन प्रिंस को मदद के लिए शुक्रिया कहती है। क्राउन प्रिंस बहुत ही शालीनता से कहता है कि गलती उन लड़कियों की थी, इसलिए सजा मिलना तय था। जाते जाते प्रिंस माहौल को रोमांटिक बनाते हुए एक खूबसूरत शायरी बोलता है। एक वसंत की रात के रास्ते पर 1000 रोशनियां, चांदनी आसमान के नीचे 10 मील तक फैला रेशम। क्राउन प्रिंस जीहे से कहते हैं, आज की रात हसीन हो। जब जीहे अपने घर लौटती है, तो वो देखती है कि जो अंधेरी गली हमेशा सुनसान रहती थी, उसे क्राउन प्रिंस ने खूबसूरत लालटेनों से रोशन कर दिया है। वह समझ जाती है कि प्रिंस सच में उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। महल में क्राउन प्रिंस को जीहे द्वारा भेजा हुआ ठंड से बचाने वाली धूप मिलता है।
प्रिंस खुश है कि जीहे ने शिकार के मैदान में उसकी कमजोरी कि उसे ठंड जल्दी लगती है नोटिस की थी। तभी उसका खास जासूस आकर एक चौंकाने वाली खबर देता है। राजकुमारी जीहे शाही चिकित्सालय में आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स और बीमारी की जांच करवा रही हैं। सीन टेंस दिखता है लेकिन क्राउन प्रिंस मुस्कुराकर कहते हैं जीहे को मेरी परवाह है। गार्ड का रिएक्शन होता है क्या? गार्ड को लगता है कि जीहे के इरादे गलत हैं, लेकिन प्रिंस हंसकर कहता है मेरे दूसरे और छठे भाई ने उसे निराश किया है। अगर वो मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स देख रही है तो इसका मतलब है कि वो मुझे अपने भावी पति के रूप में देख रही है। वो बस ये जानना चाहती है कि मेरी उम्र कितनी बची है। प्रिंस हुक्म देता है कि उसके सारे रिकॉर्ड्स बिना कुछ छुपाए जीहे को सौंप दिए जाएं। दूसरी तरफ जीहे अपनी दासी से बात कर रही है। वो कहती है कि उसका प्रिंस के प्रति कोई प्यार नहीं है। वो तो बस ये जानना चाहती है कि क्या प्रिंस सच में बीमार और कमजोर है या ये दुनिया को धोखा देने का उसका कोई नाटक है। जीहे कहती है अगर वह सच में मरने वाला है तो वह एक सीधा और अच्छा इंसान है, लेकिन अगर वो नाटक कर रहा है तो वो बेहद शातिर और खतरनाक खिलाड़ी है। फिलहाल वो मेरे लिए शादी का एक ऑप्शन है, इसलिए मुझे उसकी असलियत देखनी होगी। नेक्स्ट डे क्राउन प्रिंस जीहे को अपने महल ईस्ट पैलेस में स्टारवाइन मॉस, एक दुर्लभ पश्चिमी वनस्पति देखने के लिए बुलाता है। चाय और पारंपरिक फ्लावर केक खाते हुए दोनों अपनी पसंद साझा करते हैं। प्रिंस कहता है कि खराब सेहत के कारण वो दुनिया नहीं घूम सकता, इसलिए किताबें ही उसकी दुनिया हैं। इनके बीच कुछ रोमांटिक सीन्स होते हैं, जैसे प्रिंस एक खेल का सुझाव देता है, दोनों कागज पर अपनी पसंदीदा लाइन लिखेंगे। जब दोनों कागज बदलते हैं तो दोनों ने बिल्कुल एक ही बात लिखी होती है। प्रिंस जीहे को तालाब के पास ले जाता है। पानी में मौजूद वह मॉस काय रात के अंधेरे में जुगनू की तरह चमकने लगती है। अचानक वह चमकती हुई वनस्पति पानी के बहाव के साथ जीहे के कपड़ों से चिपक जाती है। जीहे डरती है, लेकिन प्रिंस बड़े प्यार से कहता है डरो मत, पानी से बाहर आते ही यह मुरझा जाती है। जब जीहे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो प्रिंस उसकी आंखों में देखते हुए कहता है क्योंकि इसका जन्म एक प्रेमी की नजरों के बीच हुआ था। दूर खड़ा नौकर सोचता है कि भले ही राजकुमारी चालाक हो, लेकिन प्रिंस उसे पटाने के चक्कर में आज बहुत दिनों बाद जिंदा दिल लग रहे हैं। एपिसोड का अंत एक भारी मोड़ पर होता है। शाही हकीम जी प्रिंस को बताता है कि उसे ठीक करने के लिए एक देसी नुस्खा मिला है जो शरीर के जहर को दबा सकता है, लेकिन ये दवा बहुत गर्म है और प्रिंस का शरीर कमजोर है। इसे लेने पर हर बार हड्डियों को छीलने और मांस को काटने जैसा असहनीय दर्द होगा जो 2 घंटे तक चलेगा। प्रिंस जीहे को पाने और जीने के लिए इस भयानक दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाता है। मैं इसे आजमाऊंगा। यहीं पर एपिसोड 4-5 का एंड होता है। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।